23,300 के नीचे फिसलने के बाद निफ्टी में रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से 170 पॉइंट सुधर कर निफ्टी 23,450 के पार निकला। बैंक निफ्टी में भी सुधार। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी बढ़त के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। रिजल्ट्स के बाद 7% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बना डिक्सन टेक। साथ ही हिंद जिंक में भी करीबन 4% का उछाल, लेकिन फीके रिजल्ट से 3% फिसला टाटा पार। वहीं स्पॉटलाइट वोडाफोन करीबन 2% मजबूत। उधर मजबूत चार्ट के दम पर अजंता फार्मा में तेजी और मेक और ब्रेक शेयर एसबीआई में सुस्ती। मेटल और फार्मा में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स 1 से 1.25% मजबूत। साथ ही तेल, गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी, लेकिन ऑटो और आईटी में दबाव। सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ज्वेलरी शेयर्स में तेज गिरावट। 5% गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना कल्याण ज्वेलर्स। 3 दिनों में करीबन 20% फिसला शेयर। साथ ही थंगमलाई, स्काई गोल्ड भी 4 से 5% फिसले। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में रौनक। 2% चढ़े मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम। अच्छे नतीजों के बाद बर्जर पेंट्स में करीब 7% का उछाल। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 28% का उछाल। साथ ही टेक्समैक और रेल भी करीब 12% भागा, लेकिन रिजल्ट के बाद 5 से 6% टूटे टोरेंट पार और कोहेंस लाइफ। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ ऑलमोस्ट हम डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए 24,453 पर। बैंक निफ्टी में भी देखिए अच्छा सुधार आया है। एक बार पीएसयू इंडेक्स भी रखेगा, जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, वहां भी अगर आप देखें तो अब सुधार इन ग्रीन। इनफैक्ट 1% पीएसयू बैंक इंडेक्स नीचे था, अब इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। मेटल और केमिकल में आउट परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी चीज मिड कैप और स्मॉल कैप कल की भारी बिकवाली के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ब्रेथ की तस्वीर रख दीजिए स्क्रीन पर और 2044 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी, मात्र 854 ऐसे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अहम, इस मार्केट में अब क्या करना है, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है, इन सवालों के जवाब जानते हैं। साथ ही फिर आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। मानस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। अच्छी रिकवरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमें देखने को मिल रही है एक फर्स्ट प्रेशर के बाद। अब क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? रिकवरी कितनी टिकाऊ और क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, सही है कि लोअर लेवल से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिला है, क्योंकि करीब करीब मेरे ख्याल से 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी लोअर लेवल से देखने को मिली है निफ्टी में। लेकिन मेरा समझना यह है कि जब तक 23,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक डर बना रहेगा कि गिरावट बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पिछले मंथ जो गैप बना था निफ्टी के डेली चार्ट पे, उस गैप में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और उस गैप का जो लोअर बैंड है वो करीब करीब 23,100 के आसपास है। तो ये डर तो अभी भी बना रहेगा कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर खरीदारी करनी है तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक क्लियर कट रिवर्सल के साइन ना देखने को मिले, 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ना निकले, तब तक खरीदारी ना करें। तो वेट करें, 23,800-900 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी भी ध्यान रखिए, एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, और 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी तो यहाँ पर भी नहीं करनी है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब 54,700 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे। उससे पहले इस सेल ऑन रैलीज का मार्केट बना रहेगा। तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर, इसमें आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है वो आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप हमें टैग कर सकते हैं, श्रेया को, मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक ग्वालियर से वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वैभव जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं उनका सवाल ले लेती हूँ। मानस सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इनके पास केफिन टेक के 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। बाइंग प्राइस है 800 रुपए का। अगर इसका चार्ट देखा जाए तो लगातार पिछले 1 साल से हमें गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अब क्या करा जाए, क्या करना है? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए,
ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, चाहे वो डेली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो। मेरा समझना है कि एक बाउंस बैक हो सकता है कि 880 और 900 की रेंज में स्टॉक आए, लेकिन वो जो बाउंस बैक होगा वो अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी तो आपको 975 रुपए के ऊपर ही करनी है। उससे पहले ये सेल और रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ये डर बना रहेगा कि अगर ये 840 के नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 770 रुपए तक के डाउन साइड टारगेट भी केफिनटेक दिखा सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ बीएसई के मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार हैं। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर राममूर्ति मौजूद हैं। राममूर्ति सर, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला मैं जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अब सेंसेक्स में ऑप्शंस और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च हुए मेरे ख्याल से 3 साल पूरे हो रहे हैं, मैं सही हूं? तो 3 साल का ये सफ़र कैसा रहा, और अब जो आपका मार्केट शेयर है वो कितना हो चुका है, और क्या ग्रोथ देखी है आपने 3 साल में? अनुज जी, सर्वप्रथम नमस्कार। हमें शो में शामिल करने के लिए धन्यवाद। दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। 3 साल होने वाला है। मई 15 तारीख को 3 साल खत्म हो रहा है। इन 3 सालों में जो बढ़ोतरी हमने देखे हैं सेंसेक्स में, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सार्थक बने मार्केट के लिए, यही सोचकर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका जो कामयाबी और सार्थकता को हम डेरिवेटिव्स में, जैसा हम हमेशा कहते आए हुए हैं, मार्केट शेयर से तोल नहीं रहे। सार्थकता एक प्रोडक्ट के लिए तब होता है कि जब विश्व में सब लोग इसका वापरते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो उसको तोलने के लिए कितने लोग शामिल हुए हैं, कितने निवेशक आए हैं, कितने मेंबर आए हैं, कितने विलायत इन्वेस्टर्स आए हैं, यही हम हमेशा देखते जा रहे हैं। अभी तकरीबन 600 से थोड़ा कम 590 मेंबर्स आ चुके हैं। क्लाइंट्स बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं इसको, और एफपीआई 100 से शुरू हो गया था पिछले साल जब हम शुरू किए थे इस साल को। अभी तकरीबन 500 हुआ है। ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया है। अब और एक माध्यम भी यूज करते हैं, संख्या भी देखते हैं हमारा कामयाबी को तोलने के लिए। महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वायदा, उसमें कितना हमारा प्रतिशत है, उसमें 5 गुना हुआ है। ऑफ कोर्स बेस वाज वेरी स्मॉल। फ्यूचर्स में भी थोड़ा बहुत तरक्की देख रहे हैं, उसमें भी 3 गुना हुआ है। अगेन बेस वाज वेरी स्मॉल। और एक्सपायरी डे में जितना प्रतिशत हमारा ट्रेड होता था, तकरीबन 80-90% ट्रेड होता था। वो हमें अच्छा नहीं लगता था। एक वायदा होगा तो उसको हर दिन में ट्रेड होना चाहिए। उसका मार्केट प्रतिशत जितना था एक्सपायरी डे में, वो 90 से नीचे आके 50% में आया है। इन सब माध्यम से हम ट्रेड करते हैं। अभी अप्रैल महीने में विश्व में सबसे बड़ा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको आगे आगे इसको बोलने के लिए नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये बात होती कि 5 एक्सपायरी डेज थे, ये थे, होते, उसकी मतलब से नहीं कह रहा हूँ। इसको विश्व में थोड़ा बहुत मान्यता है, महत्वपूर्णता है, तो इसलिए लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं। यही इसी में हम हमारा कामयाबी को तोल रहे हैं। सुंदर सर, एक और चीज़, जब एक्सपायरी शिफ्ट हुई थी और आपने पहले आपका एक्सपायरी ट्यूसडे की होती थी, फिर आपने थर्सडे चूज़ किया, और उसके बाद बहुत लोगों को लगा था कि शायद वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपका मार्केट शेयर उसके बाद बढ़ा ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्या थर्सडे आपके लिए लकी साबित हुआ एक तरीके से? जैसे सब पहले से ही हम ये कहते आए हैं कि गुरुवार सबसे अच्छा दिन है एक्सपायरी के। हम गुरुवार को पहले नहीं चुने थे क्योंकि गुरुवार में और एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा था। पहले तो हम फ्राइडे को चुने थे क्योंकि वही लेफ्ट आउट था। उसके बाद जब ये बारी आई कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायरी होगा, हर एक एक्सचेंज को एक दिन चुनना पड़ेगा। जब सबसे बड़ा एक्सचेंज गुरुवार को रखा था तो हमने सोचा कि हम मंगलवार को लेंगे। हमें मालूम था गुरुवार अच्छा दिन है एक्सपायरी के लिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? वीकेंड में तो देखिए सर, आजकल तो बोलना मुश्किल होता है कि वैश्व राजनीतिक जो तनावें देखते हैं हम लोग, हर वीकेंड में कितना न्यूज आता है, इससे तो वीकेंड से थोड़ा घबराहट होती है। मंडे इतना अच्छा दिन नहीं है एक्सपायरी के लिए। ट्यूसडे मंडे से बहुत बगल में है। अगर हम थर्सडे को रखते हैं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है। इसलिए मेरे ख्याल से गुरुवार हर हमेशा अच्छा एक्सपायरी डे रहा। वो हमें मिला है, वो हमारे लिए देन हो गया, तो अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तरक्की पा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब
एक और जो सवाल है वो है कि काफ़ी सरकार की तरफ से भी फोकस रहा है कि थोड़ा फोकस बढ़ाया जाए कैश मार्केट वॉल्यूम्स पर। चलिए F&O वॉल्यूम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट वॉल्यूम्स पर थोड़ा फोकस बढ़ाया जाए। कैश मार्केट वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं आपके लिए, और क्या यहाँ पर भी आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और यहाँ पर आगे के लिए क्या आउटलुक है? नहीं सर, इधर हमारे कामयाबी के लिए दिल्ली बहुत दूर है और आगे बहुत जाना है हमें। मार्केट में अगर आप देखेंगे, कैश मार्केट में कम से कम 1 लाख करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स रोज होता है। उसमें से हमारा वॉल्यूम तकरीबन 8,000 करोड़ ही है। पहले जब हम शुरू किए थे 5-6% का मार्केट शेयर था। इसमें तो हम मार्केट शेयर से ही कामयाबी को तोलते हैं। 5-6% था, अभी 7-8%, कभी कभार 9% हो जाता है। तो ये इतना बड़ा चेंज नहीं है। इसमें रास्ते में बहुत रुकावट और कांटा है। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं है। बहुत सारे कानून बदला है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें थोड़ा बहुत अभी भी तनाव है। अगर मार्केट में सब जो भी निवेशक आता है वो एक्सचेंज को नहीं दिखता है, भाव को ही काली देखकर, मान लो 100 शेयर खरीदना है, एक एक्सचेंज में 10 शेयर चीप मिल रहा है, उसको उसमें खरीदना चाहिए 10, दूसरे में 5 मिल रहा है वो खरीदना चाहिए। जैसा जिस दिन वैसा एक्सचेंज अग्नोस्टिसिटी आएगा, तब मार्केट और बहुत बड़ा हो जाएगा। 550 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड है बीएससी में। बाकी जो भी एक्सचेंजेस में जो भी लिस्टेड है, कितने शेयर में लिक्विडिटी है? 100 शेयर, 150 शेयर से नीचे तो लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ये बढ़ना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों को जगह है। एक्सचेंज अग्नोस्टिसिटी होना चाहिए। रास्ते में जितनी भी काटा है वो हटना चाहिए। ये जरूरी है। ये एक नजर है। दूसरा नजरिया ये है कि अगर आप मार्केट को देखेंगे, और एक अच्छी चीज हुआ है मार्केट में, एफपीआई से जितने विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स उसको ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कम से कम 2.5 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से एफपीआई का टोटल नेट सेलिंग था। 3.5 लाख करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिकअप किया है। मेरे ख्याल से ये जो सिप बढ़ रहा है मार्केट, 30,000 करोड़ महीने में आ रहा है बोल रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंडिया में कैश मार्केट में बढ़ रहा है। हम लोगों को ऐसा विचार विमर्श करके ऐसा पॉलिसीज ले आना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में कैश मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसमें जो भी रास्ते में कांटे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का वो हट जाए, और मार्केट का लिक्विडिटी खाली 100 शेयर्स में ना रहे, कम से कम 1000 शेयर्स एकदम लिक्विड बने। इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली दूर है, लेकिन मुंबई में तो आप बैठे हैं, पास में ही है। अच्छा, एक बात बताइए सुंदर जी, बिल्कुल, और मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा कि कैश में भी आपका मार्केट शेयर पिकअप हो। एक जो कमोडिटी स्पेस है, इसमें भी अब कंपटीशन काफ़ी आ रहा है, आपका भी काफ़ी प्लान रहा है इसमें कुछ प्लान्स के बारे में बताएं अपने आगे स्केल अप करने के लिए। जरूर जी। ज्वाइन होकर मुझे 3 साल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में बहुत बिजी था। इसकी वजह से इतना ध्यान कमोडिटीज में दे नहीं सका। अब थोड़ा बहुत फुर्सत मिल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि कमोडिटीज में भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? विश्व में जो भी कमोडिटीज है उसमें बहुत सारे में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, लेकिन हम प्राइस फिक्स करते हैं क्या? नहीं करते। तो डेरिवेटिव्स मार्केट और स्पॉट मार्केट दोनों एक माध्यम है जिसकी वजह से ना विश्व का प्राइसेस जिसमें हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम फिक्स करें। हम डिमांड दे रहे हैं तो हमारा हक यह है कि हम प्राइस फिक्स करें। तो ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कैसा इसमें एंट्री हो जाए जिसकी वजह से मार्केट के लिए और देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। मीटू नहीं होना चाहिए, जितना तक हो सके उसका कोशिश जारी है। इस साल में तो कुछ प्रयास जरूर होगा हमारी तरफ से। एक ही साल में हम सफल होंगे ये बोलना तो मुश्किल है। मार्केट कितना सपोर्ट देता है उसके हिसाब से है, जितना हमारा आइडिया अच्छा लगता है उसके हिसाब से। लेकिन जरूर ये तो जरूरी है, हमें कुछ निवेश करना चाहिए इसमें, हमें भी देश के लिए कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे। आपका क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा, और एक बार जो एक डेंट आया था जब वो वीकली एक्सपायरीज 2 से 1 की गई थी, उसके बाद लगातार नंबर्स इंप्रूव हुए हैं।
अब यहाँ से आगे जाते हुए आउटलुक क्या है, किस तरीके के नंबर्स हम बीएसई की तरफ से देख सकते हैं? पिछले क्वार्टर में आपने 800 करोड़ का प्रॉफिट किया, आगे किस तरीके के नंबर्स देख पाएंगे हम? सर, हम प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं, प्रॉफिट हमारे पीछे भागना चाहिए। आप प्रयास करो, कामयाबी आपके पीछे भागना चाहिए, तो यही हमारा है। वो प्रयास क्या क्या करना चाह रहे हैं वो तो हम जरूर बताएंगे आपको। ज्यादा प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जी। आपको पता है कि हम लोगों को 3 प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिला है। एक तो नेक्स्ट 30 करके एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है, मिड कैप का अप्रूवल मिला है, और फोकस्ड आईटी करके एक आईटी इंडेक्स का अप्रूवल मिला है। हमारे बात जब हुई थी मेंबर लोगों से, कस्टमर्स का ये फीडबैक है कि पहले आप फोकस्ड आईटी इंट्रोड्यूस करो। 2 दिन पहले हमने इंट्रोड्यूस किया है, काफी उसमें दिलचस्पी दिख रहा है। हमारा मानना यह है कि आने वाले दिनों में इसमें मजबूती होगा और इसमें अच्छी तरह से विकास होगा, ये हम सोच रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे हम, बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे इस साल में। और महीने का जो भाग है, पहला महीने का, दूसरा महीने का, तीसरा महीने का, उसका बढ़ाने के लिए हम बहुत लोगों के पास जाके ये कहते आ रहे कि महीने का कॉन्ट्रैक्ट चीपर है, उसमें बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज हो सकता है, इसलिए महीने का कॉन्ट्रैक्ट का सोचो। खाली बीएससी का महीने का कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, जो भी एक्सचेंज है जिसमें भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें देखो, हर समय खाली वीकली एक्सपायरी का मंथ देखो। मान लो कि आपका विचार सही है, लेकिन वो विचार सफल होने में टाइम लग रहा है, आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, प्रीमियम वेस्ट हो जाता है। अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आपको समय ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से अगर आपका डायरेक्शन सही लगे, आपको मुनाफा। तो हम समझाते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें हमारे ख्याल से सक्सेस मिल रहा है, तो यही हमारा अगला कदम होगा डेरिवेटिव्स में, ये सब। और इक्विटीज मार्केट में तो हम कदम उठाते जाएंगे, और जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। म्यूचुअल फंड में हमारा तो कोशिश जारी है, सिस्टम इंप्रूवमेंट चल रहा है, मार्केट इंप्रूवमेंट चल रहा है, पार्टिसिपेशन को ज्यादा ले आ रहे हैं। लोग से मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलके उससे बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को थोड़ा लार्ज कैप को पर्टिकुलरली जाके विलेजेस में और उसमें जिधर से लोग पूंजी देन कर सकते हैं उसमें से ले आओ। तो ये सब इस साल में जरूर करेंगे। ओके, चलिए आपको सुंदर सर ऑल द बेस्ट आगे आने वाले सालों के लिए। काफ़ी शानदार बीएसई की आउट परफॉर्मेंस रही है आपकी लीडरशिप में, और जो आपकी थॉट प्रोसेस है काफ़ी शानदार है। जैसा आपने कहा कि प्रॉफिट के पीछे आप नहीं भागते हैं, और अच्छा काम करते हो, और अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा। और आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। अच्छा लगता है आपसे बात करके, जो आप एफ़र्ट लगाते हैं हिंदी में, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है, और फीडबैक भी मिलता है उनकी तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। चलिए, ये बात होगी बीएसई की। वापस चलते हैं श्रेया और कंचन के पास। राइट सर, बीएसई आज भी डेज हाई पर है इनफैक्ट, और पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो शानदार रिटर्न्स मिले हैं। 6 महीने में 40% से ज़्यादा के रिटर्न, 1 महीने में करीब इसने 18% का रिटर्न दिया है। नतीजे शानदार थे, मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है आगे के क्वार्टर्स को लेकर भी, तो शानदार आउट परफॉर्मेंस और आउटलुक भी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो दर्शक है वो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ। जमाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जर्मनी से। जमाल जी हाय। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमाल जी, सवाल आपका। बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। तो मैंने एक्चुअली ये इन्वेस्टिंग शुरू की एक फ्रेंड के कहने पे 2024 में। तो उस वक्त पता नहीं था चीजें, और चीजें बहुत हाई प्राइस के ऊपर जा रही थी। तो उस टाइम मैंने 5 शेयर बजाज ऑटो के ले लिए 11,764 पे, जो उसके बाद वो प्राइस पहुंचा ही नहीं, और फिर वो नीचे रहा 8-9 हज़ार। अब बड़ी मुश्किल से 10,200 कितना 95 आया है। तो मेरा ये सवाल है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो ये जाएगा 11,000 मार्क तक या भी 10 से नीचे गिर जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन था। और एक और है इसमें क्वेश्चन जी। मैं 2 फार्मा के शेयर को बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। एक तो लुपिन है और दूसरा है टोरेंट फार्मा। तो क्या ये अपने इस हाई से थोड़ा नीचे आएंगे? जैसे अभी लुपिन चल रहा है 2200 के आसपास, और टोरेंट चल रहा है 4300 के आसपास। तो ये कभी 1900 या टोरेंट थोड़ा नीचे 3,900 तक आएंगे? लुपिन और टोरेंट का एमके और नहीं का है, हटा दीजिए। हाँ चलिए, बजाज ऑटो से शुरुआत कर लेते हैं। सवाल समझ के मैं जमाल जी आपका, बजाज ऑटो अपने 11,764 पर खरीद रखा था, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 10,298 के लेवल पर कामकाज करे तो 1472 का प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं।
लेकिन मानस जी, बजाज ऑटो इसके जो नतीजे थे Q4 के काफ़ी शानदार आए थे। 6 महीने में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है कमाकर। हालांकि बीच बीच में ये फेज आता है, थोड़ा करेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर से क्या आउट परफॉर्मेंस के संकेत नजर आ रहे हैं आपको? क्या इनका जो 11,700 का लेवल है वो ब्रीच करके मुनाफा कमा कर देगा, क्योंकि लॉस काफी हो रहा है? तो देखिए, पिछले मंथ अगर आप देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बढ़िया रैली दिखाई थी, करीब 8,600 से लेकर 10,600 की रेंज तक। पिछले 2-3 दिनों में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। अगर एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने हो तो 11,700 के आते हैं। शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, लेकिन जब तक स्टॉक अब 9,600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ये संभावनाएं बनी रहेंगी कि 11,700 के लेवल्स बजाज ऑटो दिखा सकता है। मेरे ख्याल से इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और करें, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, इसलिए बने रहिए और 9,600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 11,700 तक के टारगेट्स पॉसिबल आ जाएगा आपका भाव 11,700 के ऊपर ब्रीच करेगा, बजाज ऑटो होल्ड कीजिए। अच्छा, इनका जो दूसरा सवाल है मानस जी, वो 2 स्टॉक को लेकर है। एक टोरेंट फार्मा रखिएगा स्क्रीन पर, और साथ ही रखिएगा एक बार स्क्रीन पर आप ल्यूपिन। टोरेंट फार्मा और ल्यूपिन आज दोनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फार्मा स्पेस में रैली देखी हमने मानस जी। दोनों में से कौन सा काउंटर लगता है आपको कि इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और वेट करें गिरावट का? देखिए, अगर हम लुपिन की बात करें तो लुपिन ने एक्चुअली देखे तो अंडर परफॉर्म किया, बहुत बहुत ज्यादा नहीं चला है पिछले करीब 10-12 मंथ की बात करें तो, और अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर 12 से 15 मंथ का समय है तो लुपिन एक बढ़िया पिक हो सकता है। स्टॉक करेक्ट हो चुका है और बहुत सारा सपोर्ट 2100 रुपए के आसपास दिखता है। तो अगर आप 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो लुपिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करेक्शन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो वापस आपको 2500 से 2600 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा में ऑलरेडी बड़ा मूव देखने को मिल चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा वेट करना बेहतर है कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा तभी यहाँ पर एंट्री लेनी है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना हो तो वो लुपिन रहेगा। ओके, बजाज ऑटो, टोरेंट फार्मा और ल्यूपिन और टोरेंट फार्मा की बात करें तो ल्यूपिन यहाँ पे ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हैं। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल? मैंने टीएनबी लिया हुआ है 1200 शेयर 110 पे, तो मेरे को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है, 1-1.5 साल रख सकता हूँ मैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 1200 शेयर्स है, 110 की खरीद है, 103 के भाव पे ये कामकाज कर रहा है। आज देखें तो आज एक मूव यहाँ पे दिखाई दिया, करीबन 0.5% की तेजी जो है वो आज के सत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1 साल में कोई मेजर रिटर्न, साइडवेज मोमेंटम में ये आके बैठा हुआ है। मानस जी, आगे का मूड माहौल किस तरीके का दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप 10 से 12 मंथ का समय है तो बेहतर रहेगा कि आप पीएनबी से निकलें और बैंक ऑफ बड़ौदा में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी करेक्ट हुआ है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है बैंक ऑफ बड़ौदा को अकुमुलेट करने के लिए। पीएनबी में उस तरह का मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं दिखते हैं। मेरे ख्याल से बेहतर स्ट्रेटेजी है कि पीएनबी से निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश किया जाए। तो यहाँ से निकल के आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करके चल सकते हैं। इसी के साथ मानस जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्रिप्टो कॉर्नर लेके आएंगी मनीषा जी।